हम वो संस्कृति हैं, केवल वो संस्कृति है दुनिया की जो ये कहती है कि एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। सत्य एक है, उसको जानने समझने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। सर्वोत्तम शिक्षा पद्धति हमारे यहाँ ऑलरेडी थी, मतलब पूरे विश्व से लोग हमारे यहाँ नालंदा या तक्षशिला जैसे इतने बड़े विश्वविद्यालय थे। जब लोग दुनिया में कपड़े पहनना सीख रहे थे, हम ऑलरेडी हमारे यूनिवर्सिटीज चल रही थी। तो हमको कहा जाता है कि आपके यहाँ पर्दा प्रथा रिग्रेसिव है। इस्लाम के आने के पहले पर्दा प्रथा हमारे यहाँ नहीं, बाल विवाह जैसी कुरीति हमारे यहाँ नहीं। मत मजबूरों से बचाने के लिए अपने समाज को फिर समय समय पर जैसी आवश्यकता होती है वैसी चीजें हमारे यहाँ प्रतिकार के रूप में हमारे होली का त्योहार आज से 20-25 साल पहले उसका बहुत ही ज्यादा विकृत स्वरूप हो गया, विभत्स स्वरूप हो गया। गलत तरीके से हम उसको मनाने लगे। गंदे कलर से होली खेलना, कीचड़ से होली खेलना, नाली गटर के पानी से होली खेलना, जले हुए ऑयल से होली खेलना, बुजुर्गों के कपड़े फाड़ देना, महिलाओं को इशारे करना। देखिए, सबसे पहले तो ये कि हमको मॉडर्न होना है, वेस्टर्न होना नहीं। आज हम लोग बात करेंगे एकलव्य सिंह जी, जो हिंद रक्षक समिति के फाउंडर भी हैं, और उन्होंने हिंदुत्व के कॉज के लिए बहुत सारा काम किया है। वो बीजेपी के एक समर्पित कार्यकर्ता हैं और पार्टी के साथ साथ इस स्टेट को कैसे ग्रो करना है उसकी भी रोड मैप पे वो चल रहे हैं। उनके पिता माता सभी ने समर्पित होकर बीजेपी के लिए काफी सेवा दी है। आज हम उनसे बात करते हुए पूछते हैं कि उनका एजेंडा आगे क्या है। नमस्कार। मुझे पूछना था कि आपके माता पिता दोनों बीजेपी में हैं, काफी उन्होंने बीजेपी के लिए काम भी किया है और स्टेट के लिए भी बहुत सा काम, इंदौर के लिए खास करके। उनसे आपने क्या सीखा? देखिए, मेरे पिता एक बहुत ही घोर राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, धर्म के प्रति बहुत संवेदनशील थे और समाज में जब जब कोई गलत बात देखते थे या उनको लगता था कि ये ठीक नहीं है, ये कुरीति है, तो उसको दूर करने के लिए उनके मन में सदैव संवेदनशीलता और पीड़ा रहती थी। और धर्म और राष्ट्रवाद से उनका प्रेम होने के कारण ही उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विद्यार्थी परिषद और भारतीय जनता पार्टी जैसे राष्ट्रवादी संगठनों के साथ जुड़ करके काम किया और आगे चल करके वो राजनीति में स्थापित हुए। तो मैंने उनसे यही सीखा है कि अपने राष्ट्र, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए जब जब भी कोई कुरीति इन पर आती है, कोई विपत्ति आती है, तो हम सबको संगठित होकर के उसका सामना करना चाहिए, उसके सकारात्मक विकल्प समाज के सामने रखना चाहिए। और समाज में भय और पाप जैसी जो विकृतियां हैं, किसी भी कारण से अगर उत्पन्न होती हैं, उनको दूर करने के लिए हमें एक भारतीय, एक सनातनी होने के नाते क्या क्या हम कर सकते हैं वो हम करना चाहिए। ये मैंने सबसे बड़ी बात जो है उनके जीवन से सीखी। मेरा अगला सवाल ये रहेगा, जब मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, हिंदुत्व के लिए जो खड़े रहते हैं उनको एक अभी आजकल एक नया टर्म आया है, हिंदू आतंकवादी या हिंदू एक्सट्रीमिज्म है, हिंदू फेनेटिज्म। तो आपको लगता है हम कहीं ना कहीं फेनेटिज्म की ओर जा रहे हैं? देखिए, हिंदू कभी एक्सट्रीमिस्ट या कट्टरवादी हो ही नहीं सकता। हमारे संस्कारों में वो बात नहीं। हम वो संस्कृति हैं, केवल वो संस्कृति है दुनिया की जो ये कहती है कि एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। सत्य एक है, उसको जानने समझने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। आप मूर्ति पूजक हैं, वो भी हमारे, उसका भी एक्सेप्टेंस है। आप किसी निर्विकार ईश्वर को पूजना चाहते हैं, उसके लिए भी स्थान है। आप नहीं पूजना चाहते, आप नास्तिक हैं, आप तब भी आपका हमारी संस्कृति में सम्मान है। तो ये दुनिया की एक अनोखी संस्कृति है और हम सबके सुख की, हम सब कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भवेत्। हम सभी के सुख की कामना करते हैं। केवल हम जो हिंदू है उसके लिए हम सोचे, ऐसा नहीं। हम संपूर्ण, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। तो ये दुनिया की बिरली संस्कृति है जो सर्व समावेशी है। हमारे यहाँ देखिए, आप कितने ही मजहब, कितने ही पंथ आए बाहर से और हमने उनको दिल खोल करके हमने स्वागत किया, उनको अपने शरण दी। शायद ही दुनिया में कोई ऐसा देश होगा जहाँ पे लोग पलायन करके आए और उनको उतना ही सम्मान दिया जो यहाँ के मूल निवासी और जो मूल संस्कृति के लोग थे उनको मिला।
तो हिंदू कभी एक्सट्रीमिस्ट हो ही नहीं सकता, हम तो सर्वसमावेशी हैं। और मैं समझता हूँ कि सबसे ओपन माइंडेड अगर कोई कल्चर है तो वो सनातन कल्चर है। आप मानते हैं हिंदू खतरे में है? बिल्कुल। कैसे? देखिए, हम लगभग सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं कि लगभग 1200 साल से हम पर आक्रमण होते रहे, लोग बाहर से आते रहे और हमको हम पर आधिपत्य करने का, अपना एक मत मजहब स्थापित करने के लिए वो आक्रमणकारियों के रूप में आए और हम उनसे संघर्ष करते रहे। हम अफगानिस्तान एक समय अखंड भारत का हिस्सा था, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और भी बहुत सारे ऐसे प्रोविंसेस थे जो अखंड भारत के कहलाता था। वो धीरे धीरे सिकुड़ते हुए हम अफगानिस्तान हमसे चला गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, अन्य जो है। तो ये लगातार 1200 सालों से भारत को जीतने का एक जो जुनून कुछ लोगों के माथे पर था, उसके कारण हमने प्रतिकार भी किया, ऐसा नहीं है। समय समय पर पुरुषार्थी लोग खड़े हुए और उन्होंने उनका प्रतिकार भी किया, पर ये हिस्से हमारे हाथ से चले गए, ये भी एक सच है। तो और आज भी हो रहा है। आप देखिए, शोभा यात्राओं पे पत्थर फेंकना, लव जिहाद, लैंड जिहाद, हमारे खाद्य पदार्थों को दूषित करना, थूक जिहाद जैसी चीजें चल रही हैं जो बहुत ही, तो ये एक बहुत सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र चल रहा है। मैं इसे थोड़ा सा और आपको रोकना जी। चाहती हूँ। क्या ये जो थूक जिहाद वगैरह, आज हम लोग मोर देन 75 इयर्स इंडिपेंडेंट इंडिया में रह रहे हैं, तो आजकल ये 2014 के बाद जो नरेशंस क्रिएट हो रहे हैं, क्या ये भय क्रिएट करने के लिए है या वास्तविकता है? अगर ये वास्तविकता है तो पहले हम क्यों नहीं देख पाए? देखिए, ये 2014 नहीं, मैं तो कहूँगा कि 1200 सालों से चल रहा है जी। हमारे बहू बेटियों पे कुदृष्टि डालना। अब जैसे हमको कहा जाता है कि आपके यहाँ पर्दा प्रथा रिग्रेसिव है, इस्लाम के आने के पहले पर्दा प्रथा हमारे यहाँ नहीं थी, बाल विवाह जैसी कुरीति हमारे यहाँ नहीं थी। ऐसे मत मजहबों से बचाने के लिए अपने समाज को फिर समय समय पर जैसी आवश्यकता होती है वैसी चीजें हमारे यहाँ प्रतिकार के रूप में हम पर्दा प्रथा इसलिए कि कोई चेहरा ना देख ले, कोई बाल विवाह इसलिए कम एज में ही शादी कर दी जाए ताकि आगे वो कोई उसको उठा करके न ले जाए या कोई उसके साथ गलत घटना ना हो। तो ये समय समय पर हम लोगों ने उसके उपाय खोजे, हालांकि आगे चल के वो कुरीति में तब्दील हो गए और उसके बाद उसको अस्वीकार भी किया समाज ने, जैसे जैसे हम प्रोग्रेसिव होते गए। तो ये आज की बात नहीं, 2014 की बात नहीं, ये तब से चला आ रहा है। सामने जब आने लगा, जब सोशल मीडिया पावरफुल हुआ और हमको लगातार, अब जैसे कुछ भी होता है तुरंत पूरे देश में वायरल हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये चीजें अभी हो रही हैं, ये तब से ही, ये एजेंडा उनका तब से सेट है, तब से चला आ रहा है, सामने अब आने लगी चीज। हमारे वैचारिक और रहन सहन पे, यहाँ तक कि हमारी सोच के ऊपर भी कई आघात हुए, जैसे कॉन्वेंट स्कूल से लेके पास तक। तो ये जो हमारा सामाजिक परिवर्तन है या सोच का परिवर्तन है, जैसे दिवाली है, तो वो दिवाली वाली महक अभी रही नहीं। अगर आप बॉम्बे जैसे शहरों में आते हैं तो दिवाली भी एक थोड़ी देर का उत्सव हो जाता है, लेकिन 2 दिए जले। तो ये जो हमारी संस्कृति फॉर्मेलिटी में बदल रही है, इसको बचाने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, समाज के सामने अगर आप अच्छे विकल्प रखते हैं, समाज उसको स्वीकार करता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूँ, हमारे यहाँ होली का त्यौहार, मालवा की मैं बात करूँ, आज से 20-25 साल पहले तो उसका बहुत ही ज़्यादा विकृत स्वरूप हो गया। स्थिति ये थी कि महिलाएं तो ठीक है, पुरुष निकलने से उस दिन डरते थे क्योंकि विभत्स स्वरूप हो गया, गलत तरीके से हम उसको मनाने लगे। गंदे कलर से होली खेलना, कीचड़ से होली खेलना, नाली गटर के पानी से होली खेल देना, जले हुए ऑयल से होली खेल देना, बुजुर्गों के कपड़े फाड़ देना, महिलाओं को इशारे करना। तो एक बहुत राधा कृष्ण जी के समय से जो पवित्र पावन त्यौहार हमारा इतना सुंदर था, उसको इतना विकृत स्वरूप हो गया कि लोग उसको मनाने से डरने लगे। मेरे पिताजी ने जब हिंद रक्षक संगठन की शुरुआत की तो एक संकल्प लिया। सबसे पहला कार्यक्रम जो था हिंद रक्षक का, वो हमारी राधा कृष्ण फा गया था। उन्होंने ये अपने साथियों के साथ बात रखी कि हम इस स्वरूप को बदलेंगे और उसको मूल स्वरूप में लौटाएंगे जो हमारा इतना प्राचीनतम त्यौहार है। उन्होंने संकल्प लिया
तो सात्विक तरीके से होली खेलना, भगवान राधा कृष्ण का रथ हो, महिलाएं हों, आरती भजन पूजन करते हुए चलें, शुद्ध अरारोट के गुलाल से बना हुआ कलर हो, टेसू के फूलों से बना हुआ कलर हो, और पूरे भक्ति भाव के साथ एक हम त्योहार मनाएं। ऐसा जब उन्होंने संकल्प लिया और विचार रखा तो सब धीरे 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 समाज जुड़ता गया। आज आप कभी आएंगे रंग पंचमी के समय तो आप देखेंगे लगभग 1 से 1.5 लाख लोग उस यात्रा में शामिल होते हैं। संपूर्ण मालवांचल का स्वरूप बदल गया है। लगभग 100 से ज़्यादा इस प्रकार की यात्राएं निकलने लगी हैं। 2000 से ज़्यादा स्थानों पर फाग उत्सव होने लगे। तो एक पूरा एक सामाजिक परिवर्तन आया। तो जब तक हम समाज के सामने अच्छे तरीके से सामाजिक सकारात्मक विकल्प नहीं रखेंगे, हमारे त्योहारों को श्रद्धापूर्वक, शालीनतापूर्वक, पूरे उत्साह के साथ नहीं मनाएंगे, तब तक समाज जुड़ेगा नहीं। तो ये कैसे तब्दीली ला सकते हैं? देखिए, ये पैन इंडिया में बात करें, अलग अलग लोगों को खड़ा होना होगा, अलग अलग संगठनों को इसमें इनिशिएट करना पड़ेगा, और अपने मूल की तरफ कैसे लौटें इसके लिए लोगों में प्रेरणा जगानी होगी। तो ये बहुत बहुत कठिन काम नहीं है। कुछ भी थोड़े लोग भी खड़े हो गए तो पूरा समाज जुड़ जाएगा। एक बहुत ही क्लिष्ट सवाल है कि गौ हत्या पाप हम लोग हिंदू मानते हैं, लेकिन गौ हत्या के नाम से हत्याएं जो हो रही है उसे आप कैसे देखते हैं? मतलब आपका मॉब लिंचिंग की तरफ इशारा है। जी। देखिए, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, पर हमें ये भी देखना होगा कि गौ हत्या करनी क्यों है, क्यों हो रही है, कौन लोग कर रहे हैं। आप भारत में रहकर अगर भारत की संवेदनाओं को, भारत की भावनाओं को नहीं समझेंगे और उसको रौंदने का प्रयास करेंगे तो रिएक्शन आएगा, समाज में कोई ना कोई प्रतिकार करेगा। हाँ, ये अलग बात है कि प्रतिकार एक एक्सट्रीम लेवल पर चला जाता है, वो जो ठीक नहीं है। पर अगर सनातन संस्कृति इस भारत की आत्मा है, उसका मूल है, अगर उसको आप रोकने का प्रयास करेंगे तो समाज तो फिर आप अखंड भारत की परिकल्पना पर ज्यादा विश्वास करते हैं या हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना पर? देखिए, भारत के बारे में जो बहस चल रही है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है या हिंदू, मैं तो मानता हूँ कि भारत हिंदू राष्ट्र है। जी। भारत ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है। हम अच्छे हिंदू कैसे बने उस पर हमको विचार करना। हम अच्छे हिंदू कैसे बने? अपनी संस्कृति पर गर्व करें, अपनी संस्कृति पर विश्वास करें, अपनी संस्कृति से जुड़े जितने भी उत्सव हैं, तीज त्योहार हैं, मान्यताएं हैं, उनका सम्मान करें, और कोई अपमान करता है तो उसको ध्यान दिलाएं कि हम ये स्वीकार नहीं करेंगे, ये ठीक नहीं है। छोटे छोटे जो विषय हैं, अपने बच्चों को बचपन से ही उसकी हम शिक्षा दें। आप देखेंगे कि बच्चों को हम कोई कहते हैं जिंगल बोलो, राइम बोलो, तो फट से बोल देते हैं। आप गीता का कुछ श्लोक बोलने के कहिए तो याद नहीं आता। 1 श्लोक, 5 श्लोक, 10 श्लोक, कम से कम कितने ग्रंथ हैं, क्या क्या पूजन पद्धतियां हैं हमारी, कम से कम कुछ मंत्र याद हो। आपको नहीं लगता बचपन से ये सिस्टम में, जी, एजुकेशन सिस्टम में भी थोड़ी तब्दीली आनी चाहिए? जरूर आनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो हमारी पुरातन गुरुकुल पद्धति थी, शिक्षा पद्धति थी, वो सर्वोत्तम थी। उसमें प्रैक्टिकलिटी थी, उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज था। आपने देखा होगा कि जापान में हफ्ते में 1 दिन बच्चों को मैंडेटरी है कि उनको पूरे स्कूल की सफाई, इवन टॉयलेट्स की भी सफाई बच्चे की। अगर अब यहाँ ये स्थिति हो गई है कि अब बोले तो वो हाहाकार मच जाएगी, बच्चों से क्या करवा रहे हैं, मानवाधिकार संगठन आगे आ जाएंगे, देखिए बच्चों पे अत्याचार। तो ये सब चीजें हमारी मूल संस्कृति का ऑलरेडी हिस्सा थी। जंगल में जाना, लकड़ी काट कर लाना, पानी भरना, सफाई करना, ये ऑलरेडी हमारे यहाँ था। पर धीरे धीरे हम कॉन्वेंट एजुकेशन, मॉडर्नाइजेशन को, हम मतलब वेस्टर्नाइजेशन को हमने मॉडर्न होना मान लिया। एक जो सबसे बड़ी विसंगति है कि हम मॉडर्न होने की बजाय वेस्टर्न होते गए, उसमें हम डिफरेंस नहीं कर पाए। तो सर्वोत्तम शिक्षा पद्धति हमारे यहाँ ऑलरेडी थी। मतलब पूरे विश्व से लोग हमारे यहाँ नालंदा या तक्षशिला जैसे इतने बड़े विश्वविद्यालय थे, जब लोग दुनिया में कपड़े पहनना सीख रहे थे, हम ऑलरेडी हमारे यूनिवर्सिटीज चल रही थी। तो हम बहुत आगे थे, हमारी शिक्षा पद्धति बहुत उच्च कोटि की थी उस समय भी। तो उन चीज़ों का अगर हम रिवाइव कर पाए, वापस से वही शिक्षा पद्धति हम ले आए, तो मैं समझता हूँ कि उससे अच्छी कोई बात नहीं।
और एक सवाल ये था मेरा कि हम लोग जो हैं हिंदू एक कास्ट सिस्टम में बहुत बटे हुए हैं, तो हाउ डू यू लुक एट इट? क्योंकि जब यूनाइटेड हिंदू की बात करते हैं या हिंदू एकत्रित होने की बात करते हैं तो कास्ट सिस्टम से हम उभर नहीं पा रहे, तो हाउ डू यू लुक एट दिस? देखिए, कास्ट सिस्टम से मैं सोचता हूँ उभरना नहीं, कास्ट वर्ण व्यवस्था तो हमारे संस्कृति का हिस्सा ही थी। उसको गलत वे में एक एजेंडा के तहत लोगों के दिमाग में धीरे धीरे एक दूसरे के प्रति द्वेष भरा गया, षड्यंत्र पूर्वक भरा गया, जबकि वो बहुत एक अच्छी व्यवस्था थी और उसमें कार्य के आधार पर सब अपने अपने ड्यूटीज जी हाँ, ड्यूटीज के आधार पर उसको वर्ण व्यवस्था है। ऐसा नहीं कि कोई दलित परिवार में पैदा हुआ है तो वो मंदिर नहीं जा सकता या वो पूजा कार्य या अन्य कार्य नहीं कर सकता। जिसकी जैसी रुचि, जिसका जैसा सामर्थ्य था, उसके हिसाब से उसको व्यवस्था में डाला गया। पर उसको एक षड्यंत्र के तहत अलग रूप में समाज को बांटने के लिए अंग्रेजों के द्वारा उसको मुगलों के द्वारा शुरू किया, फिर अंग्रेजों ने उसको अडॉप्ट किया। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी व्यवस्था हमारे पूर्वजों ने उसको शुरू की थी। उसको एक उसके रूप में नहीं देखना चाहिए कि ये कॉम्प्लेक्सिटी है या गलत व्यवस्था है। ये बहुत व्यवस्था गलत नहीं है, लेकिन आज का जो पॉलिटिक्स है या जो नेशन है, आप देखिए दलित कहते हैं कि हमारे ऊपर कभी तो अट्रैक्टिव हुए थे, सो दे आर अलग, फिर मराठाज अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, हर एक यादव अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, तो सब लोग जो डिविजन हो गए, तो यहाँ पे एकत्रित हिंदू की बात ही नहीं हो पा रही। सो आई वाज लुकिंग एट दैट। तोड़ने वाले अगर समाज में है तो जोड़ने वाले भी हैं। ये भी जिन्हें स्पष्ट किया है बटेंगे तो कटेंगे जी, मैं समझता हूँ कि वो एक ऐतिहासिक नारा है और उसमें सारी बातें आ जाती हैं। तो हमको ये समझना होगा कि अगर ऐसे ही बढ़ते रहे तो कटते ही रहेंगे। किससे कटेंगे? मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा कि जिहादी इस्लामिक मानसिकता जो है और ये आज से नहीं वर्षों से उनका एक एजेंडा है, गजवाए हिंद, हिंदुस्तान के भारत के ऊपर इस्लामिक शासन आधिपत्य, उसका आधिपत्य हो जाए, इसके लिए वो एजेंडा के तहत चल रहा है। तो इस तरह की जिहादी मानसिकता के जो लोग हैं वो समाज को तोड़ने में, बांटने में, काटने में लगे हैं। तो उनसे बहुत सचेत रहना और उन ऐसी जिहादी इस्लामिक ताकतों के खिलाफ संगठित होकर लड़ने का हर भारतीय का कर्तव्य है। जब हम हिंदू की बात करते हैं कि त्योहार और मूल्यों को लेके चले, तो बहुत से ऐसे हिंदू हैं परिवार जो ये मूल्यों को लेके चलना चाहते हैं, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर पाते क्योंकि उनकी लिविंग स्तर जो है वो बहुत ही इकोनॉमिकली डाउन है। तो हिंदू होने के नाते हैव यू एवर थॉट ऑफ अपलिफ्टिंग देम एंड ब्रिंग टू द मेन स्ट्रीम? देखिए, मुझे लगता है कि अपनी आस्थाओं, अपनी मान्यताओं को का पालन करने के लिए बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली साउंड होने की मुझे नहीं लगता कि भारत में ज़रूरत हो, क्योंकि हमारा हर दिन तो त्यौहार है, छोटे छोटे 30 त्यौहार हैं, आप अपने अपने स्तर पे मना सकते हैं जी। और जहाँ तक उनको अपलिफ्ट करने की बात है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे परिवार हैं, जैसे अब दिवाली का ही हम देखें तो हम हिंदुओं में एक विशेष बात है कि जब 30 त्योहारों की या अपने आस्थाओं का पालन करने की बात होती है या उत्सवों को मनाने की बात होती है तो हम सब कुछ शामिल कर लेते हैं। केवल हिंदुओं को नहीं, हम तो सभी वर्गों को साथ में ले लेते हैं। अगर दिवाली मनाना है तो हम ये सोचते हैं कि हाँ, गरीब कैसे दिवाली मनाए, उसकी भी हम चिंता करते हैं। जी, ये समाज में दो तरह के, स्त्री है तो पुरुष हैं, रात है तो दिन है, लेकिन आज आइडियोलॉजी भी दो तरीके के हो गए हैं, राइट और लेफ्ट। हाउ यू वैल्यू द लेफ्ट आइडियोलॉजी? जो लेफ्ट आइडियोलॉजी है उसको आप थ्रेट मानते हैं या एक आधुनिकीकरण मानते हैं, कैसे देखते हैं उसकी तरफ? देखिए, लेफ्ट को पूरे विश्व ने नकार दिया है। आप देखिए कितने सारे देश थे, इवन रशिया ने भी अब छोड़ दिया, प्रोग्रेसिव कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। चाइना इवन वो कहता है अपने आप को कम्युनिस्ट, पर वो है नहीं, वो है कैपिटलिस्ट। तो लेफ्ट आइडियोलॉजी एक मैं समझता हूँ बड़ी मिथ्यापूर्ण, एक बहुत अच्छे से पैकेज की हुई आइडियोलॉजी थी। धीरे धीरे वो एक्सपोज हुई पूरे विश्व में। ये देश के लिए डैमेजिंग है। बिल्कुल है, क्योंकि वो कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। बातें वो गरीब की करते हैं
पर उनका जो एजेंडा है वो बिल्कुल अलग है। सबको जोड़ने की और समाज को बराबर रखने की बात करते हैं, पर सबसे ज़्यादा आप देख लीजिए हिंसा अगर हुई है तो लेफ्टिस्ट के द्वारा ही, कम्युनिस्ट के ही द्वारा हुई है, पूरे विश्व में या भारत की हम बात करें। उनकी कई पॉलिटिकल पार्टियां हैं जहाँ वो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, पर एक भी उनके टीम में महिला होती नहीं। तो बड़े खुद भी भ्रम में हैं, पूरे दुनिया को भी भ्रम में रखना चाहते हैं, और कुछ भी स्पष्ट नहीं है। तो मैं समझता हूँ इस आइडियोलॉजी को लोगों ने नकार दिया है, और जो युवा बच्चे हैं जो आज उनके इन्फ्लुएंस में हैं, जैसे अब आज एक वोकिज्म जो चल रहा है पूरे विश्व में, हमारे यहाँ जैसे प्राचीन काल में बात होती थी कि जब स्त्री और पुरुष की बात होती थी तो पुरुषों की जो कल्पना की गई थी एक बहुत ही मस्कुलाइन और बहुत वॉरियर टाइप होना चाहिए किसी को, जैसे स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि भैया इस्पात जैसा स्नायु हो और उबलता हुआ रक्त हो। आज ये जो वोकिज्म है वो किस तरफ ले जा रहा है युवाओं को, स्पेशली मैन, पुरुषों की बात करें तो वो किस तरफ ले जा रहा है उसको, फेमिनाइन, जबकि स्पष्ट रूप से प्रकृति ने भी बांट रखा है कि हाँ स्त्री की कल्पना इस प्रकार से की गई है पुरुष की। तो एक बहुत ही अलग दिशा में ये विश्व को ले जा रहे हैं, जो बहुत मुझे लगता है बड़ा खतरनाक है। What is your one strong message that you want to give to pan India, जो यूथ है इंडिया की, एक क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो ये कि हमको मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन में अंतर करना आना चाहिए। मॉडर्न होना है ना वेस्टर्न होना नहीं है। आप प्रगतिशील होइए, प्रोग्रेसिव होइए, पर साथ ही साथ अपने कल्चर को भी प्रिजर्व करिए। हमारा कल्चर दुनिया में हम सबसे श्रेष्ठ हैं, इस बात का हमको गर्व होना चाहिए। हमने सबको शरण दी, हमने सबको अपने अंदर समावेशित किया है। इतना महान कल्चर है, उसका उपहास न करें, उस पर गर्व करें। अपने रिचुअल्स को, अपने तीज त्योहारों को बहुत उत्साहपूर्वक सबको साथ में लेकर के बहुत उमंग के साथ उसको मनाएं। और मैं, मेरा परिवार, उसके अलावा भी उससे ऊपर उठ करके सोचे। राष्ट्र, धर्म और संस्कृति जो इतनी सनातन संस्कृति पुरानी है, प्राचीन है हमारी, उसके बारे में भी हम सोचें। उसके लिए हम कैसे समय निकाल सकते हैं, समाज को संगठित करने के लिए कैसे हम थोड़ा सा अपने व्यस्ततम जीवन में से समय निकाल सकते हैं, उसके बारे में भी हम सोचें। आपका एजेंडा क्या है अभी? पॉलिटिकली आप बात करें, पॉलिटिकली और सोशली। देखिए, मैंने प्रायोरिटी क्या है आपकी? देखिए, मैं राजनीतिक जीवन में कोई टारगेट लेके नहीं चलता हूँ। मैंने जो मेरे पिता से सीखा है, उनके मन में पीड़ा हुई, राष्ट्र, धर्म और संस्कृति के प्रति उन्होंने अपने स्तर पे काम शुरू किया। राष्ट्रवादी संगठनों ने उनके अंदर प्रतिभा देखी और उनको अपने साथ जोड़ा, और धीरे धीरे उनको दायित्व मिलते गए। और मैंने जो उनको व्यक्तिगत, उनके बेटे होने के नाते जो मैंने उनके जीवन को पूरा एनालाइज किया है कि वो कभी भी अपने पॉलिटिकल जीवन की चिंता किए बगैर वो बस लगातार काम करते गए। कभी भी अपने टिकट के लिए वो दिल्ली या भोपाल उन्होंने दौड़ नहीं लगाई, कभी टिकट पार्टी से मांगा नहीं। तो मैं भी कभी भी राजनीति में एक कोई सेट एजेंडा लेके नहीं चलता हूँ, मैं कोई टारगेट लेके नहीं चलता हूँ। मैं बस ईमानदारी से राजनीति के माध्यम से हिंदू समाज को मैं कैसे संगठित कर सकूं, राष्ट्र, धर्म और संस्कृति के चुनौतियों को कैसे मैं सामना कर सकूं, मैं केवल उस पर चिंतन करता रहता हूं। मैं कोई टारगेट लेके नहीं चलता रहा। आपके माता पिता दोनों पॉलिटिक्स में हैं, तो एज अ पॉलिटिशियन एक कौन सा अच्छा गुण आप उनमें देखते हैं, और एज अ फादर व्हाट और मदर, उनमें एक कौन सा गुण है जो आप आत्मसात करना चाहते हैं? देखिए, ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं, पर सबसे बड़ी बात जो मैंने देखी कि राजनीति में रहते हुए भी राजनीति के दुर्गुण जो राजनेताओं में आ जाते हैं, राजनीति करते करते, उनसे वो परे रहे, कभी भी वो दुर्गुण उनको छू नहीं पाए। तो मैं समझता हूँ वो सबसे बड़ी बात है। और राजनीति में रहते हुए उन्होंने राजनीति का भी शुद्धिकरण कैसे हो, उस पर भी काम किया। आपको आश्चर्य होगा कि जब हम बताते हैं कि हम विधानसभा चुनावों का हमारा बजट कितना होता है, जब मुझसे पूछते हैं या मैं बताता हूँ तो वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उन्होंने एक झंडा अभियान शुरू किया था कि मैं अगर चुनावी मैदान में जाऊंगा
तो पार्टी का मात्र एक झंडा लेकर के जाऊंगा। अगर मैंने कुछ अच्छा काम किया होगा तो जनता मुझे यूं ही वोट देगी, मुझे होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, पैसे, रुपए, शराब ये सब करने की जरूरत ही नहीं होगी। आज भी हम उसी पद्धति पर चुनाव लड़ते हैं और ऐतिहासिक वोटों से चुनाव जीतते हैं। मात्र एक झंडा और एक ढोलक होता है और वो लेकर के हम चुनाव मैदान में जाते हैं। अभी मैं एक नेपोटिज्म की बात करूंगी। फिल्मों में हम बहुत नेपोटिज्म पे अटैक कर चुके हैं, लेकिन राजनीति में जो ये बढ़ती हुई नेपोटिज्म है कि पिता के बाद पुत्र या पत्नी या फिर भतीजा भांजा, तो ये जो परिवारवाद पॉलिटिक्स में आ रहा है जिसकी वजह से नए चेहरे नहीं आ पा रहे, तो इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस पर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि परिवार से राजनीति में आना अलग है और परिवारवाद एक अलग चीज है। कोई अपने पुरुषार्थ से मेहनत करके नीचे से काम करते हुए अगर आता है तो उस पर कोई आपत्ति नहीं है, पर डेलिबरेटली मैं केवल किसी नेता का बेटा हूं और मेरे पिता या माता या अन्य मेरे परिवार के लोग मुझे डेलिबरेटली प्रमोट करें, जैसा राहुल गांधी जी के साथ हो रहा है। मतलब सब्सटेंस भी होना चाहिए, आप में वो बात भी होना चाहिए, पर आपको केवल आप एक परिवार के वंशज हैं या एक परिवार से जुड़े हैं और आपको राजनीति में हम ले आए, तो वो ठीक नहीं है, उसको परिवारवाद कहा जाता है। So that was nice talking to एकलव्य सिंह। हिंदुत्व को अपने साथ एजेंडे के तौर पे रखते हुए भी समाज में एक बैलेंस लाने की जो प्रक्रिया वो कर रहे हैं, अपने धर्म को प्रेम करना, साथ ही उसके मूल्यों को मजबूत बनाना और देश की उन्नति के लिए सबको साथ लेके चलना, ये जो एक कंबाइंड विचारधारा है और एक नेक्स्ट जनरेशन के पास अगर ये सोच आती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सवाल मैंने किए हैं वो आप सबके मन में आए होंगे, क्योंकि दीज डेज व्हेन वी टॉक अबाउट अ हिंदू नेता वी जस्ट डेफिनेट इट एज अ लाइक फैनेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म। सो मुझे ऐसा लगता है आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे, एंड वी आर रियली थैंकफुल टू यू एकलव्य जी, द वे यू स्पोक एंड दैट वाज वेरी बैलेंसिंग। फिर मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में किसी और नेता के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।